तेरा जुनून मेरा, जनता के मनोरंजन के लिए कहानी बनाई गई है। कोई कमी हो तो कमेंट करके सही कर देना। मेरे दोस्तों, मेरा नाम है सन्नो, इश्क तेरा जुनून मेरा। दूसरी तरफ रमेश अपनी माँ के पास बैठे उनको समझाने की कोशिश में लगे हुए थे। रमेश, माँ आप समझ क्यों नहीं रही है, उसकी ऐसी हालत नहीं थी कि हम उसे ऐसे बेसहारा रात के अंधेरे में छोड़कर चले आते। उसकी बात सुनकर शोभा जी ने गुस्से से रमेश को देखा और वह बोली, अच्छा सहारा दे रहे थे या अपना पुराना प्यार जाग गया है तुम्हारे दिल में उसको देखकर। शोभा जी की यह बात सुनकर रमेश जहां खड़े थे वहीं के वहीं खड़े रह गया। देखते ही देखते उनकी आंखों में हल्की सी नमी घुल गई। रमेश जी उनको कुछ ना बोलकर वहां से चले जाते हैं। जाते उनकी नजर कमरे के बाहर खड़ी आभा पर जाती है। रमेश उनको देखकर वहां से निकलकर अपने कमरे में चले गए। आभा जी ने सब बातें सुन ली थी और उनको बहुत अफसोस के साथ साथ दुख भी हुआ, क्योंकि रमेश की आंखों में आंसू जो देख लिए थे। आभा अंदर कमरे में आती है तो वो देखती है शोभा जी अपनी बालकोनी में उदास सी खड़ी थी। जब आपको पता है कि रमेश जी ऐसे नहीं है तो फिर क्यों वह सब अपने बोला। माँ आभा ने उनके बराबर में खड़े होकर सामने आसमान में देखकर सवाल किया। आभा की बात सुनकर शोभा जी उनको एक नजर देखा और बोली, क्या करूं माँ, ना मैं नहीं चाहती जो इतनी वक्त बाद संभला था वह फिर बार बिखर जाए। मैं अपने होते हुए इस आशियाने को पल भर में टूटते हुए नहीं देख सकती है। माँ आप ऐसा क्यों सोचती है, वह बहुत पहले की बातें थी, आप वह सब भूल जाए। और वैसे भी वक्त बदल चुका है और जो आपने बात बोली है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। माँ आभा ने अपनी सास को समझाते हुए कहा। शोभा जी ने आभा की तरफ देखा तो वह उसको खफा खफा सी नजर आई। उनको ऐसे देखकर वो हंस पड़ती है। उनकी हंसता देखकर आभा और नाराज हो जाती है। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू अपने पति के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। ये बोलकर वह प्यार से आभा के सर पर हाथ रखती है और बोलती है, बेटा मैं जानती हूँ मेरे बेटे के एक एक खून में वफादारी कूट कूट कर भरी है, वो तुम्हें कभी कोई धोखा नहीं देगा। आभा तो फिर आपने ऐसे क्यों कहा, बस बेटा गुस्सा आ गया था। उसको देखकर उसका गुस्सा रमेश पर ही निकल दिया। शोभा जी ने उनसे कहा। उनकी बात सुनकर आभा जी चैन की सांस लेती है। फिर वह नैना के बारे में बताती है कि उसके पति ने उसे और उसकी बेटी को घर से निकल दिया और उसने दूसरी शादी कर ली। नैना अपनी बेटी को किसी रिश्तेदार के पास छोड़कर कोई घर ढूंढती फिर रही थी। उसी में उसके पीछे कोई गुंडे पड़ गए थे, जिससे बचते बचते वो हमारी गाड़ी के सामने आ गई। आभा माँ बस कुछ दिनों की बात है, जब उसको घर और नौकरी मिल जाएगी तो वह यहाँ से चली जाएगी। शोभा जी पहले तो चुप रहती है, फिर वह कुछ सोचकर हाँ बोल देती है, पर उनकी कुछ शर्तें थी जिसको आभा जी को मानना पड़ा था। खैर आभा जी शोभा जी को मनाकर अब रमेश के पास चली गई थी और पीछे छोड़ गई थी शोभा जी को पिछली बातें सोचने के लिए। नैना और आभा अपने कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड हो करती थी। ये दोनों मिडिल क्लास फैमिली से थे, दोनों ही बहुत खूबसूरत थी। जहाँ नैना एक मॉडर्न लड़की थी वहीं आभा एक सीधी साधी और भोली भाली लड़की थी। अक्सर नैना उससे अपने काम निकलवा लिया करती थी और उन सब में आभा को कुछ पता नहीं होता, वह उसकी मुहब्बत ही समझती। नैना अपनी खूबसूरती और अपनी फिगर का बहुत केयर करती थी। टाइम बीता और ये दोनों कॉलेज से अब यूनिवर्सिटी में एमए करने लगी थी। वहीं इनकी दोस्ती रमेश सिंघानिया से हुई। रमेश की पर्सनालिटी ऐसी थी कि हर कोई उस पर फिदा हो जाए। उन्हीं में नैना थी, वह उसकी तरफ खींचने लगी। साथ ही उसको ये भी पता था कि रमेश एक अमीर घराने से है। नैना अब आभा को छोड़े ज्यादातर रमेश के साथ साथ पाए जाने लगी। वहीं आभा एकदम अकेली सी होकर रह गई, पर उसने कोई ज्यादा दिल पर नहीं लिया। नैना के साथ रहते रहते अब रमेश भी नैना में गुम रहते लगा। फिर हुआ यूं, रमेश शोभा जी से अपने प्यार का इजहार करता है तो वह नैना को अपने घर पर बुलवाती है ताकि वह उससे मिल सके। उनकी बात सुनकर रमेश खुश हो जाता है और यह सब नैना को बताता है। नैना बहुत खुश होती है। फिर वह एक दिन अपने साथ आभा को लेकर रमेश के घर चली जाती है। शोभा जी बज इन दोनों से मिलती है तो उनको नैना से ज्यादा आभा पसंद आती है, पर वह चुप रहती है। आखिर उनके बेटे की पसंद अलग जी थी। वहीं नैना रमेश का घर देखकर बहुत खुश होती है और इस घर में रहने के सपने सजाने लगती है। कुछ दिनों बाद शोभा जी रमेश और नैना की सगाई करा देती है, पर शादी उनके एमए करने के बाद होनी थी। उन्हीं दिनों में यूनिवर्सिटी में फैशन शो हुआ जिसमें नैना ने हिस्सा लिया, जिसमें वह जीत गई। उसकी खूबसूरती को देख उस शो के जज एमके, जो काफी रिच था, उसने नैना को अपनी कंपनी में मॉडलिंग का ऑफर किया, जिसको सुनकर रमेश ने मना कर दिया। पहले पहल तो नैना को बुरा लगा, पर वो कुछ बोल नहीं सकती थी। फिर उसने रमेश की बात मानकर दोबारा से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। ऐसे ही वक्त और आगे बीता। देखते ही देखते तीनों ने अपनी पढ़ाई पूरी करी। फिर वह दिन भी आ गया जब नैना और रमेश की शादी होनी थी। हंसते गाते रमेश की बारात जब नैना के घर पहुंची तो वहां पर नैना गायब हो चुकी थी। दूल्हे बने रमेश को ये बात पता चली तो वह जगह पर उसको ढूंढने निकल गया। बारात में आए लोग भी बातें बनाने लगे। नैना के भाई और भाभी अपना सर झुकाए ये सब सहने पर मजबूर हो गए थे।
वहीं आभा को नैना के भाई भाभी का झुका सर देखकर नैना पर गुस्सा आ रहा था। खैर जैसे तैसे वक्त सरकने लगा और मेहमान वहां से जाने लगे। रमेश घूम फिर कर वापस आया और नैना के कमरे में चला गया। वह इस वक्त बहुत टूट चुका था। उसकी हालत आभा और शोभा जी से देखी नहीं जा रही थी। रमेश गुस्से में नैना के कमरे में पड़ी हर चीज उठा उठा कर फेंकने लगता है कि तभी उसको नीचे से एक लेटर मिलता है जो शायद रमेश के लिए नैना ने छोड़ा था। रमेश वह लेटर उठाकर पढ़ना शुरू करता है तो वह शॉक्ड रह जाता है। नैना लेटर, हेलो रमेश, देखो जब तक तुम्हें मेरा ये लेटर मिलेगा तब तक मैं बहुत दूर चली गई होगी तुमसे। देखो मैं ये सब पहले ही खत्म करना चाहती थी, पर मेरे भाई भाभी ने अपनी कसम देकर यह शादी रोकना नहीं चाहते थे। मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। रमेश, मैं अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे किसी भी चीज की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। वैसे एक बात और बोलनी थी, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं था। हाँ, बस तुम्हें देखकर तुमसे इम्प्रेस जरूर हुई थी, पर यह प्यार नहीं था। वैसे भी तुम मेरे सपनों से मैच नहीं करते हो, क्योंकि तुम इतने अमीर नहीं जितने मैंने सोचा था। खैर हो सके तो मुझे मुआफ कर देना। सॉरी नैना। ये लेटर पर रमेश एकदम टूट सा जाता है। अपने इकलौते बेटे की ऐसी हालत देखकर शोभा जी को नैना से बहुत नफरत महसूस होती है। वहीं आभा को भी बड़ा दुख होता है कि उसने एक सेल्फिश लड़की से दोस्ती करी थी। कुछ देर बाद शोभा जी कुछ फैसला करती है और आभा के माँ बाप जो इस वक्त यहीं मौजूद थे और अफसोस कर रहे थे, उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और आभा को अपने बेटे के लिए मांग लेती है। उनकी बात सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है, यहाँ तक कि आभा भी आखिर बहुत कोशिश के बाद जाकर शोभा जी की बात मान ली जाती है। रमेश पहले तो इस शादी से बहुत भड़कता है, पर शोभा जी की कसम के आगे हार मान जाते हैं। ये आभा जी रमेश की जिंदगी में आई थी। आभा जी दिल ही दिल में रमेश की जिंदगी में आई थी। आभा जी दिल ही दिल में रमेश को प्यार तो करती थी, पर वह ये भी जानती थी कि वह एक चांद है और उनको पाना उनके नसीब में नहीं कहते हैं। न तकदीर से तकदीर बदलने में वक्त नहीं लगता। आभा जी की मांग में रमेश ने नाम का सिंदूर लग चुका था। हाँ, पहले पहल तो रमेश ने इस रिश्ते से दूरी बनाए रखी, फिर अपनी माँ के कहने पर थोड़ा बहुत आगे जिंदगी बिताने लगे। वहीं शोभा जी ने आभा को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिलवाने शुरू किया। रमेश की तरफ कदम बढ़ाने को बोला। उनकी बात सुनकर आभा जी किसी अच्छी बहू की तरह करती चली गई। ऐसे ही धीरे धीरे आभा जी दब्बू लड़की से एक कामयाब बिजनेस वूमेन बन गई। शोभा जी ने अपने बिजनेस की भाग दौड़ अपने बेटे और बहू पर छोड़ दी। उनकी कोशिशों का ही नतीजा था। रमेश अब आभा की तरफ झुकने लगे थे। धीरे धीरे होते होते उनको आभा से प्यार हो ही गया। अब आलाम ये था जैसे आभा ही उनकी पहली और आखिरी मोहब्बत हो चुकी थी। वहीं आभा की मेहनत रंग लाई तो उसने अपनी सास का शुक्रिया अदा करा। शोभा जी अपने बेटे और बहू को खुश देखकर खुद भी खुश रहने लगी। फिर देखते ही देखते रमेश और आभा ने अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उनकी खुशियों को चार चांद लगाने अथर्व भी आ चुका था। सब अच्छा ही अच्छा तो होता आ रहा था कि अब ये नैना फिर से एक बार सिंघानिया फैमिली में आ गई थी, जिसको देखकर शोभा जी को अच्छी वबस नहीं आ रही थी। आभा जी ने रमेश को मां के अंदेशों के बारे में बता दिया था, जिसको सुनकर वह अपनी मां से प्रॉमिस करते हैं कि उनके रहते इस घर पर और इस घर के लोगों पर कोई आंच नहीं आएंगी। उनकी बात सुनकर शोभा जी भी कुछ नहीं कहती। नैना इस घर में आ तो गई थी, पर रमेश को इससे कोई फर्क खास नहीं पड़ा था, क्योंकि अगर उसने उसका दिल तोड़ा था तो आभा ने उसका दिल जोड़ा था। इसलिए तोड़ने वाले से ज्यादा अहमियत जोड़ने वाली की ज्यादा होनी थी। रमेश ने नैना को नॉर्मल ही लिया था। नैना के होने या होने से उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। उसको लेकर रमेश के दिल में कोई फीलिंग्स भी नहीं थी। नैना को इस घर में रहते कुछ दिन हो गए थे। आभा अपने अच्छे स्वभाव की वजह से नैना से अच्छे से पेश आती थी। वहीं अब नैना भी सुधरी थी या नहीं ये तो उसे ही पता था। नैना ने अपनी आगे की लाइफ स्टार्ट करने के लिए जॉब ढूंढनी शुरू कर दी थी, पर उसको कोई अच्छी जॉब मिल ही नहीं रही थी। उसको परेशान होता देखकर आभा ने शोभा जी की तरफ देखा तो उन्होंने अपना सरनामे हिलाकर मना कर दिया। शोभा जी की एक शर्त ये थी कि नैना को इस घर के अलावा रमेश और आभा उसकी और कोई मदद नहीं करेंगे। उन्हीं दोनों नैना ने अपनी बेटी को भी अपने पास बुला लिया था, निधि, जो 10 साल की बहुत ही क्यूट और मासूस सी थी। अथर्व और उसकी खूब बनती थी। वह अथर्व के आगे पीछे भाई जी कहकर घूमती थी। वहीं उसके आने से विशाल को अपनी वैल्यू अथर्व के सामने कम दिखती थी, इसलिए वह उससे चिढ़ने लगा था। अथर्व ने लाख उसको समझाया, पर विशाल को लगता कि उसकी वजह से अथर्व उससे दूरे हो जाएगा। खैर ये तो हुई बच्चों की बात। ऐसे ही और दिन निकलते चले गए। नैना की काफी भागदौड़ की जॉब लग ही गई थी। इसके बावजूद अभी उसने घर नहीं लिया था, क्योंकि अभी उसको पहले सब सेट करना था। नैना ने यहाँ रहकर धीरे धीरे आभा का हाथ बटावाना शुरू कर दिया था। उसको पता था आभा के सिवा उसको कोई यहाँ पसंद नहीं करता, पर वह भी अपनी मजबूरी में वहाँ रह रही थी। अगले दिन सुबह के वक्त निधि अथर्व के साथ स्कूल के लिए तैयार होकर नीचे आ रही थी। यह एक संजोग ही था।
निधि भी इन दोनों के ही स्कूल में पढ़ती थी। धिनी नीचे आते हुए अथर्व से, भाई जी आपको पता है रात एक सपना देखा मैंने। अच्छा उसमें क्या देखा? अथर्व ने शरारत से उसको देखते हुए पूछा। क्या यार अथर्व, और क्या देखा होगा? इसने वही पुराना कुछ देखा होगा कि यह एक अमीर वुमेन बन गई है, इसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ है। निधि के बताने से पहले विशाल चीखकर बोल पड़ा, जो इन दोनों के पीछे पीछे ही आ रहा था। उसकी बात सुनकर निधि ने मुंह बनाया और उसको मुंह चिढ़ाते हुए कहा, जी नहीं, अब के मैंने अपने लिए नहीं बल्कि भाई के लिए देखा। ये बोलकर वो अपने गाल पर हाथ रखकर उस सपने को सोचने लग जाती है। अथर्व उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है और उससे पूछता है, क्यों भाई, मेरे बारे में ऐसा क्या देख लिया जो तुम इस तरह से खो गई? निधि ने उसी तरह खोते हुए कहा, भाई मैंने देखा आप एक बहुत बड़े बंगलों में एक बड़े से किंग साइज सोफे पर बैठे हो। आप एक बहुत बड़े माफिया किंग हो और आपके आसपास खूब सारे बॉडीगार्ड खड़े हैं। उन सब के हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें पकड़े खड़े थे। वह लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको पता है। ये बोलकर वह अपनी आंखें बड़ी करके बोलती है। वहीं अथर्व उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए न में सर हिला देता है। विशाल भी वहां खड़ा हुआ बोर हो रहा था। उसको निधि के ऐसे अजीब गरीब अपनों से अच्छी खासी चीड़ मचती थी, जबकि यह निधि की अपनों की दुनिया उसको खुद को बहुत अच्छी लगती थी। इसलिए वह सब सपने अथर्व को सुनाती थी, क्योंकि वह सुनता भी रहता था। भाई अब के सामने ना बड़े बड़े आदमी अपना सर झुकाकर आपको सलाम पेश कर रहे थे और फिर एकदम से आपको पता नहीं क्यों गुस्सा आता है और आप उन सबको गोलियों से भून देते हो, और उस वक्त आपकी आंखें बहुत ही लाल हो गई थी। ये बोलकर निधि चुप हो जाती है। उसको चुप देखकर अथर्व और विशाल उसकी तरफ देखने लगते हैं। उन दोनों को अपनी तरफ देखता देख निधि अपनी आंखें पटपटाते हुए कहती है, क्या ऐसा क्या देख रहे हो मेरी तरफ? बस यही तक था मेरा इकलौता सपना। उसकी यह बात सुनकर अथर्व एक सांस लेता है और बोलता है, डिस्कस्टिंग, माफिया किंग, और वो भी मैं? ये बोलकर अथर्व आगे बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद निधि मुंह बना लेती है। विशाल भी आगे बढ़ जाता है, फिर आपने कदम पीछे लेता है और निधि के पास रोककर बोलता है, तुमने तो सब इमेजिन किया है। अगर यह सब सच भी होगा तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। अथर्व का गुस्सा हर किसी के झेलने की बात नहीं है। दुआ करना ये कभी सच ना हो, नहीं तो पता नहीं वो क्या तबाही लेकर आएगा। ये बोलकर विशाल भी वहां से चला जाता है। विशाल की सुनकर निधि के पसीने छूट जाते हैं। उसने भी अथर्व का गुस्सा स्कूल में देख रखा था। खैर वह सर झटक कर खुद भी आगे बढ़ जाती है। अथर्व डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसने देखा उसकी माँ नाश्ता लगा रही है। इस वक्त उसने महरून रंग की सिल्क वाली प्लेन साड़ी पहनी हुई थी, डीप गला और एक साइड में बालों को खुला छोड़ा हुआ था। वहां इस वक्त कोई नहीं था, सब नौकर नाश्ता लेने किचन में गए हुए थे। अथर्व ने जल्दी से जाकर आभा की कमर में हाथ डालकर पीछे से गले लग गया। अथर्व लव्स यू माँ, आज आपने मेरे पसंद की साड़ी पहनी, इसका मतलब आप आज ऑफिस नहीं जाएंगी है ना माँ? अथर्व, क्या हुआ बेटा? बेटा? अथर्व जो अपनी माँ से लिपटा था, उसने अपनी माँ की आवाज पीछे से सुनी तो वह एक झटके से पीछे मुड़ा और देखा तो उसके ठीक पीछे आभा खड़ी हुई थी। उनके साथ शोभा जी भी थी, जो उस औरत को देख रही थी जिसने उनकी लाडली बहू की साड़ी पहनी थी। अथर्व अपनी माँ को देखकर उस औरत से पीछे हट गया और हैरानी से देखने लगा। तब वह औरत पलटी तो शोभा जी के माथे पर बल पड़ गए। वहीं अथर्व को भी गुस्सा आ गया। अथर्व, ये सब क्या है? नैना आंटी, अपने मेरी माँ की साड़ी क्यों पहनी है? नैना अपनी नजरें नीचे झुकाए खड़ी हुई थी। उसको कुछ ना बोलता देख जैसे ही शोभा जी आगे आए उससे पहले ही आभा जी बोल पड़ी, अथर्व बेटा, नैना को मैंने ही यह साड़ी दी थी। एक्चुअली आज उसके ऑफिस में एक पार्टी है और वहाँ यही कलर और साड़ी पहन कर जाने वाली है। नैना के पास नहीं थी तो मैंने उसको दे दी। अब तक वहाँ निधि और विशाल भी पहुँच चुके थे, पर माँ आप इनको दूसरी साड़ी मंगवा सकती थी ना, आपने यही क्यों दी? अथर्व ने अपने गुस्से को कम करते हुए कहा। उसके बावजूद उसका चेहरा पूरा लाल हुआ पड़ा था। आभा कुछ बोलती उससे पहले ही नैना बोल पड़ी, अथर्व बेटा, मुझे नहीं पता था ये साड़ी तुम्हारी फेवरेट है, मैं ये साड़ी अभी बदल लेती हूँ। जी यही सही रहेगा। इतना बोलकर अथर्व डाइनिंग टेबल के पास जाकर एक कुर्सी खिसका उस पर बैठ जाती है। उसके बैठते ही विशाल और निधि भी बैठ जाते हैं। शोभा जी घूर कर नैना को देखती है, फिर वह भी बैठ जाती है। आभा नैना के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, नैना तुम अथर्व की बातों का बुरा मत मानना। वह क्या है ना, अथर्व अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव है। उसको नहीं पसंद उसके माँ पापा के साथ साथ दादी और विशाल की चीजों को कोई उसकी मर्जी के बगैर हाथ भी लगाए। नैना उसकी बात सुनकर आभा का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुरा देती है और बोलती है, तुम परेशान मत हो आभा, मैंने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। चलो अब बैठो, आज मैं सबको नाश्ता सर्व करूंगी क्योंकि आज का नाश्ता मैंने बनाया है। आभा उसकी बात सुनकर, नैना तुमने अकेले क्यों करा, सब नौकर है ना, वह लोग कर लेते सब कुछ। नैना कोई बात नहीं आभा, आज मेरा दिल किया तो मैंने कर लिया। उसकी बात सुनकर आभा हल्का सा मुस्कुरा देती है
अथर्व ये दोनों बातें ही कर रही थी कि तभी वहां पर रमेश आ जाते हैं। आभा ये फाइल जरूर रख लेना, इसकी मीटिंग में बहुत जरूरत पड़ेगी। रमेश फाइल में घुसे हुए चलते चलते बोलते हैं। फिर जब वह अपने सामाने देखते हैं तो उनकी आंखें एकदम कठोर हो जाती हैं।